नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की, जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो शेयर करना ना भूलें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। When the nurse is assisting a client with a total hip replacement to a chair, which type of chair is appropriate for the client following a total hip replacement? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक मरीज है जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट जो है उसके बाद में असिस्ट कर रहे हैं आप। कौन सी चेयर जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगी टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद में? मरीज के लिए कौन सी चेयर जो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद में कौन सी चेयर जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगी? फर्स्ट ऑप्शन है रीक्लीनर, सेकंड है रॉकिंग चेयर, थर्ड है स्ट्रेट चेयर, फोर्थ है सोफा चेयर। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। विच इज द करेक्ट वन? रिक्लिनर, रॉकिंग चेयर, स्ट्रेट चेयर, सोफा चेयर। चेयर के टाइप है साहब, ये सारे चेयर के टाइप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद में हमें क्या करना होता है? फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करना है। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए और हिप का फ्लेक्शन जो है वो 60 डिग्री और उससे कम रखने के लिए जो चेयर यहाँ पे मदद करेगी उस चेयर का नाम है रीक्लीनर चेयर। उस चेयर का नाम है रीक्लीनर चेयर। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रॉकिंग चेयर, स्ट्रेट चेयर और सोफा चेयर यहाँ पे खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन सारी चेयर के अंदर बी, सी और डी जो है ये हिप को 90 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्शन देती है और अगर हिप 90 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्स अगर हो गया तो वहां पे प्रोस्थेसिस जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा। तो आपको अगर प्रोस्थेसिस को डिसलोकेट होने से प्रिवेंट करना है तो हिप को 60 डिग्री से कम, 90 डिग्री तो बहुत ज्यादा है और उससे भी ज्यादा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये तीनों तरह की चेयर यहाँ पे काम की नहीं है। करेक्ट आंसर ए बनेगा। रीक्लीनर टाइप की चेयर वहां पे हम काम में लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When the physician has ordered pancrealipase for a child with cystic fibrosis, the nurse knows that the medication is given to. Physician जो है उसने ऑर्डर किया पेनक्रीलाइपेज एक बच्चे को जिसको बीमारी क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब आप जानते हैं कि ये दवाई जो है वो दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्या रीजन है इस दवाई को देने का? फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस द फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थर्ड है एड इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और लास्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन। पेनक्रीलाइपेज नाम की दवाई है जो फिजिशियन ने सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे को दी है। ये दवाई जो है वो जब दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये दवाई क्या करेगी। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जवाब लिखिएगा। पेनक्रीलाइपेज, पेनक्रीलाइपेज मेडिकेशन का नाम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले मरीज को दी जा रही है। आपको ये बताना है कि ये दवाई जो है वो क्या काम करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। पेनक्रीलाइपेज दवाई जो होती है वो मदद करेगी डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। किसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेनक्रीलाइपेज दवाई जो होती है वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या करेगी? मदद करेगी। ये दवाई कभी भी फैट सोल्यूबल विटामिन को रिप्लेस नहीं करती है। ए, डी, ई और के ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये इनको करेक्ट करने के लिए इनकी वाटर सोल्यूबल फॉर्म हमें देनी पड़ेगी, जिनको मिसिबल फॉर्म ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, तो वो देनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज जो ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है वो ये नहीं करती है, ये भी खोटा जवाब है ना। और उल्टा एंजाइम जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज तो कर ही नहीं सकते, इसलिए खोटा है। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये जो है फैसिलिटेट करता है सोडियम और क्लोराइड के एक्सक्रीशन को। तो किसी भी कोटा एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम का सोडियम और क्लोराइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। किसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, when the nurse at a local daycare center observe a group of preschool age children playing. The children are playing in an unorganized fashion with no obvious rule to the play activity. The type of play that is typical of preschool age children is known as. सवाल ने आपको यहाँ पे बहुत सिंपल ही पूछा है कि जो प्री स्कूल एज के चिल्ड्रन होते हैं उसमें प्ले का कौन सा टाइप होता है। ये सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझनी है। चार प्ले के टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटेड प्ले और कोऑपरेटिव प्ले। चार तरीके के प्ले दिए हुए हैं। प्री स्कूल एज का चिल्ड्रन कौन सा प्ले जो है वो लाइक करता है, ये आपको जवाब देना है। प्री स्कूल एज चिल्ड्रन का टिपिकल प्ले कौन सा होता है, टिपिकल प्ले कौन सा होता है, फटाफट से जवाब लिखिएगा, देखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब देने की कोशिश की है। समझिएगा, सॉलिटरी प्ले जो होता है, सॉलिटरी प्ले ये इन्फेंट एज के अंदर होता है, और इन्फेंट एज जो होती है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है, तो इन्फेंट एज के अंदर होता है सॉलिटरी प्ले। पैरेलल प्ले जो होता है ये टोडलर एज के अंदर देखने को मिलता है। पैरेलल प्ले जो होता है वो टोडलर एज में देखने को मिलता है, और टोडलर एज जो होती है वो 1 to 3 ईयर होती है ना। इन्फेंट एज फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, टोडलर एज जो होती है वो 1 to 3 ईयर ऑफ लाइफ, और उसमें होता है पैरेलल प्ले। तो ए और बी दोनों ही खोटे जवाब हो गए। अच्छा, पैरेलल प्ले का दूसरा नाम क्या होता है, पैरेलल प्ले का दूसरा नाम क्या होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा। पैरेलल प्ले का दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, पैरेलल प्ले का दूसरा नाम पूछा है मैंने। पैरेलल प्ले का दूसरा नाम, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, थेराप्यूटिक प्ले। पैरेलल प्ले का दूसरा नाम होता है थेराप्यूटिक प्ले, याद रख लीजिएगा। थेराप्यूटिक प्ले भी कहते हैं पैरेलल प्ले को। टोडलर एज में देखने को मिलता है थेराप्यूटिक प्ले या पैरेलल प्ले, तो यहां पे ये जवाब नहीं बनेगा। सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्ले, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। एसोसिएटिव प्ले जो होता है वो 3 से 6 साल के बच्चे में, प्री स्कूल एज के बच्चे में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, एसोसिएटिव प्ले। और कोऑपरेटिव प्ले जो होता है वो 6 से 12 साल के बच्चे में, स्कूल एज के बच्चे में देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव प्ले जो होता है वो स्कूल एज के बच्चे में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा, एसोसिएटिव प्ले जो प्री स्कूल एज में देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following is not a part of routine cold care of the newborn? सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है रूटीन कोल्ड केयर का पार्ट, किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में रूटीन कोल्ड केयर का पार्ट कौन सा नहीं है। फर्स्ट है प्लेसिंग ए पेट्रोलियम गोज ऑन द कोड, सेकंड है अप्लाइंग एन एंटीबायोटिक टू द कोड, थर्ड है क्लीनिंग द कोड विद एल्कोहल, और फोर्थ है फोल्डिंग डाइपर बिलो द कोड। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा पार्ट नहीं है रूटीन कोड केयर का, कौन सा पार्ट नहीं है रूटीन कोड केयर का। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, पेट्रोलियम गोज को कोड के ऊपर रखना, एंटीबायोटिक को कोड के ऊपर अप्लाई करना, एल्कोहल से कोड को क्लीन करना, और कोड को डाइपर के नीचे फोल्ड करके, डाइपर को फोल्ड करके कोड के नीचे रखना। कौन सा पार्ट नहीं है रूटीन कोड केयर का, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं हम कोड केयर के बारे में, थ्योरी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर आपको थ्योरी लेक्चर अटेंड करने हैं, इन चीजों को डिटेल से पढ़ना है, ज्वाइन कीजिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 2:30 से 5:30 इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है, लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी। कोड केयर कौन सा रूटीन पार्ट नहीं है कोड केयर का, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा कोड केयर के अंदर पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो डाइपर है उसको फोल्ड करके रखो कोड के नीचे, ताकि कोड को प्रॉब्लम नहीं हो। कोड को कभी भी डाइपर में नहीं रखना है, डाइपर को कोड के नीचे फोल्ड करके रखना है, तो ये तो रूटीन कोड केयर का पार्ट होगा। क्लीनिंग द कोड विद एल्कोहल, ये बात बिल्कुल सही है। 70% वोलेटाइल एल्कोहल से कोड को क्लीन करते हैं, ताकि कोड हमेशा ड्राई रहे और उस पर कोई इंफेक्शन नहीं हो। और अप्लाइंग एन एंटीबायोटिक टू द कोड, जब कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर फिजिशियन का ऑर्डर हो तो कोड केयर में एंटीबायोटिक अप्लाई की जा सकती है, तो ये तो कोड केयर का पार्ट हो सकता है। लेकिन पेट्रोलियम गोज जो होता है वो कभी भी कोड के ऊपर प्लेस नहीं करते हैं, ये बिल्कुल खोटा ऑप्शन है। कोड को ड्राई होने के लिए रखते हैं, उसको गीला नहीं रखना है। पेट्रोलियम गोज जो है वो कोड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कोड जो है वो गीला हो जाएगा, वो ड्राई नहीं हो पाएगा, और हमें तो कोड को ड्राई करना है, तो ए यहाँ पे खोटा जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही करेक्ट आंसर है। हालांकि बिना फिजिशियन ऑर्डर के कोड के ऊपर अल्कोहल के अलावा कुछ भी नहीं लगाते हैं,
तो एंटीबायोटिक भी नहीं लगाते, पर ऑर्डर पे ये लगाया जा सकता है, लेकिन पेट्रोलियम गोज तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आंसर ए बनेगा, बी खोटा है। कई लोगों ने बी जवाब दिखा, इसलिए खोटा जवाब है, रैशनल समझिएगा आप। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे हैं, ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको इस लोगो के साथ में, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा, 5 स्टार रेटिंग वाला ये ऐप। आप पूछेंगे 5 स्टार रेटिंग कैसे, तो आप ही लोगों का प्यार है, ये 5 स्टार रेटिंग इस ऐप को मिली है। और इस ऐप पे आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए। इस ऐप पे डिफरेंट टाइप के फीचर्स है, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, अभी कुछ अवेलेबल, कुछ आने वाली है वीडियो लेक्चर्स। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए और ऐप के फीचर से खुद को अवगत कराइए। इसके अलावा ऐप के अंदर सेटिंग पोर्शन में जाके ऐप को रेटिंग देना ना भूले, और इस ऐप के बारे में अपने 2 शब्द बोलना बिल्कुल ना भूले। मजेदार ऐप है, उसको समझिएगा, उसके फंक्शन को समझिएगा और इंस्टॉल करके रख दीजिएगा, क्योंकि ये वो आपका कोटा है लाइव का, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें आपको मिलने वाली है। और आप बस नोबल के संग इसी ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जो नोबल आपको प्रोवाइड करा रहा है, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के थ्रू। दूसरा, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट, जहां पे ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी शुरू हो चुकी है। 2:30 से 5:30 बजे इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है। एड्रेस बहुत सीधा है, लैरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, पाली रोड, जोधपुर। एड्रेस बहुत सीधा है, सीधे सीधे एड्रेस के सामने नोबल को अप्रोच करिए और जुड़ जाइए ऑफलाइन स्टडी, क्लासरूम स्टडी नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में, जो आपके बेहतरीन भविष्य निर्माण में अपनी 100% नोबल टीम अपना पूरा मेहनत लगा रही है और आप लोगों को उस चैलेंज को बीट करने में मदद करेगी, जो चैलेंज एम्स और बाकी एग्जाम आपको दे रहे हैं। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, इस एड्रेस पे पहुंच जाना है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना है और नोबल की ऑफलाइन स्टडी से जुड़ जाना है। तो 2 चीजें करनी है, एक ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूले। जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है, नोबल टीम उसको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती है, और जिन्होंने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी ने नहीं जुड़े हैं, वो तुरंत जुड़ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए। तो ये 2 काम आपको फटाफट से करने हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, A client is hospitalized with a diagnosis of antisocial personality disorder. According to Sigmund Freud's psychoanalytic theory, antisocial personality disorder arises from faulty development of the मरीज। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक मरीज है जिसका क्या डायग्नोसिस हुआ, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, ये डायग्नोसिस बना मरीज का। सिगमंड फ्रूड की साइको एनालिटिक थ्योरी के अनुसार जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो अराइज हुआ है फॉल्टी डेवलपमेंट की वजह से, वो कौन सा है? इद, ईगो, सुपर ईगो, प्रीकॉन्शियस। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। फ्रॉड की साइको एनालिटिक थ्योरी के अनुसार एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी वहां पे डेवलप हो रही है। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो होती है, वो डिसऑर्डर अराइज कौन से फॉल्टी डेवलपमेंट की वजह से होता है। कोई भी बच्चा जिसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी मतलब वो समाज के खिलाफ कोई एंटी सोशल वर्क करते हैं, है ना, तरह तरह के एंटी सोशल काम का उन्होंने ठेका लगा रखा है, ऐसा होता है। तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी वो क्यों शो अप कर रहे हैं, कौन सा, कहां पे फॉल्टी डेवलपमेंट हुआ, फटाफट से जवाब लिखिएगा। साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई, उसके अनुसार एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन सा फॉल्टी डेवलपमेंट की वजह से होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है और द करेक्ट आंसर इज ईद। ये ईद है, वही तो मरवाती है। ईद का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आपने पहली बार देखा और पहली बार देखते ही उस चीज को आपको पाने की इच्छा हो जाना, ईद कहलाता है। तो आपने कोई चीज देखी, जैसे किसी को, ये जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, इन्होंने देखा दुकान के ऊपर एक अच्छा मोबाइल है, इनको इस मोबाइल को लेने की ईद हुई, उन्होंने तुरंत मोबाइल चुरा लिया। ये एंटी सोशल एक्ट था, एंटी सोशल पर्सनैलिटी फॉल्टी डेवलपमेंट हो गई। ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया। तो ईद के फॉल्टी डेवलपमेंट की वजह से यहां पे इस मरीज के अंदर ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बी, सी और डी जो होता है, उनका रिलेशन एंटी सोशल पर्सनैलिटी नहीं है। ईगो, सुपर ईगो और प्री कॉन्शियस जो है यहाँ पे खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। When the nurse is monitoring a client admitted with an overdose of phenobarbital, phenobarbital दवाई एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, नियोनेटल लाइफ में ड्रग ऑफ चॉइस बनती है phenobarbital, उसका क्या हो चुका है? ओवरडोज।
द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ, कौन से साइन के लिए क्लाइंट को ऑब्जर्व करेंगे? फिनोबार्बिटोन की ओवरडोज टॉक्सिसिटी हुई है, कौन सा साइन मरीज में देखने को मिलेगा? हाइपरथर्मिया, डिक्रीज रेस्पिरेशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिसयूरिया। फिनोबार्बिटोन का ओवरडोज हो चुका है, कौन सा साइन केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे मरीज के अंदर? टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या यूरिन के अंदर डिफिकल्टी देखने को मिलेगी? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से। टॉक्सिसिटी ऑफ फिनोबार्बिटोन, वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है। एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को सप्रेस करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो आदमी जो है वो उसका रेस्पिरेशन सेंटर जो है, रेस्पिरेशन वो है वो सप्रेस होएगा, तो उसमें रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो डिक्रीज रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एपनिया देखने को मिलेगा, एब्सेंट ऑफ और सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा जब भी फिनोबार्बिटोन की क्या हो जाएगी? ओवरडोज हो जाएगी वहां पे। ऑप्शन ए जो है वो एस्प्रिन के ओवरडोज से संबंधित है। हाइपरथर्मिया जो होता है वो एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिलता है। हाइपरथर्मिया सेंट्रल नर्वस फिनोबार्बिटोन से नहीं होता है, एस्प्रिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब भी फिनोबार्बिटोन की टॉक्सिसिटी होती है, इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और डिसयूरिया का संबंध इससे नहीं है, ये रीनल सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, यूरिन में डिफिकल्टी, यूटीआई वाली और यूरिनरी पाथवे में कोई डिफेक्ट होने की वजह से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, डिक्रीज रेस्पिरेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When an elderly client is admitted with a fracture of left hip, elderly client में left hip का फ्रैक्चर हुआ है, कौन से टाइप का ट्रैक्शन जो है वो यूज करेंगे इस क्लाइंट के लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज को इमोबिलाइज करने के लिए? लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज को इमोबिलाइज करने के लिए कौन सा ट्रैक्शन वहां पे ही आप यूज लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है 90-90 ट्रैक्शन, सेकंड है बक्स ट्रैक्शन, थर्ड है ब्रेयान ट्रैक्शन, और लास्ट है डुनलॉप ट्रैक्शन। ये सारे ट्रैक्शन के नाम है। आपको पूछा है कि वहां पे मरीज को इमोबिलाइज करना है एक्सट्रीमिटीज को, फ्रैक्चर लेफ्ट हिप है उसको, तो कौन सा ट्रैक्शन आप वहां पे काम में लेंगे? कौन सा ट्रैक्शन आप वहां पे काम में लेंगे? है ना, जब भी याद रखिएगा, जब भी शॉर्ट टाइम के लिए आपको फ्रैक्चर हिप को इमोबिलाइज करना है, क्योंकि आगे जाके इसका सर्जिकल करेक्शन होगा, तो अगर शॉर्ट टाइम के लिए आपको फ्रैक्चर हिप को इमोबिलाइज करना है तो सबसे अच्छा ट्रैक्शन जो होता है वो स्किन ट्रैक्शन होता है। कौन सा होता है? स्किन ट्रैक्शन। और यहाँ पे जो स्किन ट्रैक्शन का एग्जांपल है वो है बक्स ट्रैक्शन। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी फॉर बक्स, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। बक्स ट्रैक्शन जो है यूज किया जाएगा यहाँ पे इमोबिलाइज करने के लिए। ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि जो 90-90 ट्रैक्शन है वो एक तरह का स्केलेटल ट्रैक्शन है, और स्केलेटल ट्रैक्शन जो होता है वो फीमर के फ्रैक्चर होने पे यूज किया जाता है। स्केलेटल ट्रैक्शन जो होता है वो फीमर, लेफ्ट हिप नहीं, फीमर के फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ब्रेयान ट्रैक्शन है वो चिल्ड्रन के अंदर है ना, ये हमेशा यूज किया जाता है चिल्ड्रन के अंदर जिनका वजन जो है वो 30 पाउंड से कम है ना, जिन बच्चों का वजन लेस देन 30 पाउंड है, 30 एलबीएस है, उन बच्चों के अंदर ब्रेयान ट्रैक्शन काम में लिया जाता है, चिल्ड्रन में यूज लिया जाता है। फ्रैक्चर फीमर में 90-90 ट्रैक्शन काम में लेते हैं, और ये एक स्केलेटल ट्रैक्शन है। देखिए बक्स ट्रैक्शन कैसा था? स्किन ट्रैक्शन था, है ना, शॉर्ट टाइम के लिए स्किन ट्रैक्शन। लास्ट ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो डुनलॉप ट्रैक्शन है वो यूज किया जाता है ह्यूमरस के फ्रैक्चर के अंदर। ये यूज किया जाता है ह्यूमरस के फ्रैक्चर के अंदर, हिप के लिए नहीं। तो ह्यूमरस के लिए डुनलॉप, 90-90 फीमर के लिए, ब्रेयांट चिल्ड्रन के लिए जिनका वजन 30 पाउंड से कम है और हिप का प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर पेल्विस का फ्रैक्चर है। लेकिन बक्स ट्रैक्शन काम में लिया जाता है, स्किन ट्रैक्शन है, इमोबिलाइज करने के लिए, लेफ्ट हिप का फ्रैक्चर हुआ है, स्किन ट्रैक्शन काम में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है बी, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has prescribed sertraline for a client who has taking phenelazine. एक फिजिशियन ने सर्ट्रालिन दवाई प्रेस्क्राइब की एक मरीज को जो पहले से फेनेलाजीन ले रहा है। फार्मा का क्वेश्चन है, समझिएगा। सर्ट्रालिन ले रहा है पहले से और अभी फेनेलाजीन, जो फेनेलाजीन ले रहा है पहले से और अभी सर्ट्रालिन प्रेस्क्राइब की है।
क्वेश्चन कह रहा है द रिकमेंडेड लेंथ टाइम बिटवीन डिसकंटिन्यू ए मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर एंड बिगिनिंग थेरेपी विद सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो सर्ट्रालिन है, सर्ट्रालिन जो दवाई है वो एक एसएसआरआई मेडिकेशन है। सर्ट्रालिन तो क्या है, एसएसआरआई है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स है। और जो फेनालाजिन दवाई है वो मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स दवाई है। मायोज मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर दवाई तो कौन सी है, फेनालाजिन। और सर्ट्रालिन जो है वो एसएसआरआई दवाई है। अब मरीज जो है अगर ये ले रहा है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आप एसएसआरआई शुरू कर रहे हो तो मायोज दवाई जो है उनके उसको कितने टाइम पहले डिसकंटिन्यू करोगे और फिर आप सर्ट्रालिन शुरू करोगे। 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। 2, 7, 10 और 14 जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा, अगर आप किसी मरीज को मायोज पहले से दे रहे हैं और उसको अगर एसएसआरआई दे दोगे, अगर उसको आप एसएसआरआई दे दोगे और उनको अगर आपने साथ में यूज ले लिया तो मरीज को होगा सीरोटोनिन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, सीरोटोनिन सिंड्रोम। सीरोटोनिन सिंड्रोम मरीज को ना हो। सीरोटोनिन सिंड्रोम को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मायोज दवाई को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मायोज दवाई को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू करेंगे 2 सप्ताह पहले, 2 वीक्स 14 डेज। 2 सप्ताह पहले मायोज को क्या करो, डिसकंटिन्यू करो। उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद में आप एसएसआरआई थेरेपी शुरू कर सकते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर है डी, 2 वीक्स बिफोर मायोज को डिसकंटिन्यू कर दो, फिर एसएसआरआई थेरेपी आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A post-operative client has called the nurses station with complaint of pain. है ना, एक पोस्ट ऑपरेटिव मरीज है, उसने कॉल किया नर्सेज स्टेशन पे और कंप्लेन किसकी कर रहा है, दर्द की। दुख है रे, दुख है, ये मरीज ने बोला। द फर्स्ट एक्शन बाय द नर्स शुड बी, सबसे पहला एक्शन क्या होगा उसकी दुखे वाली कंडीशन में। जवाब है, ऑप्शन है चेक टू सी व्हेन द क्लाइंट रिसीव पेन मेडिकेशन। सबसे पहले ये देखेंगे कि उसको दवाई, दर्द की दवाई पहले कब दी गई थी। दूसरा, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन, जो दर्द की दवाई प्रिस्क्राइब है वो लगा देंगे उसके कहते ही। तीसरा है नोटिफाई द चार्ज नर्स ऑफ द क्लाइंट्स कंप्लेन, मरीज की कंप्लेन को नोटिफाई करेंगे चार्ज नर्स को। लास्ट है असेस द लोकेशन एंड कैरेक्टर ऑफ द क्लाइंट्स पेन, मरीज के पेन की लोकेशन और कैरेक्टर जो है वो असेस करेंगे। मरीज का जो पेन है उसकी लोकेशन और उसका कैरेक्टर जो है वो असेस करेंगे। फटाफट से जवाब लिखिएगा। सबसे पहला एक्शन आपका क्या रहेगा जब मरीज ने पेन की कंप्लेन की आपको। देखिएगा, देखिएगा, वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। यूनिवर्सल रूल है, असेसमेंट पहले करें, इंटरवेंशन बाद में काम मिले। यूनिवर्सल रूल है, पहले असेसमेंट होता है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है, फिर प्लानिंग की जाती है, फिर इंटरवेंशन का नंबर आता है। समझ रहे हो बात को। सबसे पहले रिश्ते की बात होती है, फिर एंगेजमेंट होती है, फिर शादी होती है, फिर सुहागरात का नंबर आता है। तो असेसमेंट पहले, इंटरवेंशन बाद में। इंटरवेंशन पहले नहीं लेने, पेन की मेडिकेशन चेक करना, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लगाना, नोटिफाई करना, ये सब इंटरवेंशन है। ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है। डी करेक्ट आंसर है। लोकेशन क्या है पेन की, कैरेक्टर क्या है पेन का, ये सबसे पहले करना है आपको। ए करेक्ट, डी करेक्ट आंसर है। प्रायोरिटी समझे, प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपने प्रायोरिटी से काम नहीं किया तो एग्जाम में आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही गड़बड़ हो जाते हैं। प्रायोरिटी समझे कि क्या प्रायोरिटी रहेगा वहां पे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे असेसमेंट, हम डिटरमाइन करेंगे लोकेशन एंड कैरेक्टर ऑफ द पेन। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि पहले हम एक्शन नहीं लेंगे, पहले हम पता लगाएंगे, फिर हम एक्शन लेंगे। तो डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग वाला इस लोगो के साथ में एक ऐप वहां पे आपको दिखेगा। इंस्टॉल कर दीजिए ऐप को और इस ऐप के साथ नोबल टीम के साथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से जुड़ जाइए, जहां पे आपको इन फ्यूचर मिलने वाले हैं कुछ वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको ऐप को इंस्टॉल कर देना है और इसके बाद में सेटिंग वाले एरिया में, ऐप के अंदर ही सेटिंग वाले एरिया में जाके स्टार, कितना स्टार ये ऐप रखता है वो स्टार रेटिंग आप करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में अपना एक इंपॉर्टेंट सुझाव देना ना भूले। ये 2 काम आपको करने हैं।
ये इंपॉर्टेंट काम आपको पहले करना है। दूसरा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन स्टडी बैच शुरू हो चुका है। 2:30 बजे से 5:30 बजे का ये इवनिंग बैच का टाइम है। अगर आप अभी तक नोबल टीम के साथ नहीं जुड़े तो तुरंत जुड़ जाइए। एक शानदार स्टडी मटेरियल नोबल टीम वहां पे प्रोवाइड कर रही है ताकि आपका एक बेहतरीन भविष्य निर्माण हो सके। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी जोधपुर, न्यू पाली रोड जोधपुर, भगत की कोठी, लहरिया स्वीट होम के सामने। सिंपल सा एड्रेस है। चले आइए, जुड़ जाइए नोबल के संग, और एक बेहतरीन बेहतरीन स्टडी मटेरियल जो कि आपको किसी भी एग्जाम में क्रैक करने में मदद करेगा, और मदद ही नहीं करेगा, आपको उस एग्जाम के सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। ये काम वहां पे किया जा रहा है। बस आप लोगों के जुड़ने की देरी है और नोबल टीम के संग रंग में रंग जाने की देरी है। तो दो काम करें, ऐप को इंस्टॉल करें और ऑफलाइन स्टडी से जुड़ जाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कंसेप्चुअल और कुछ एग्जाम में सफलता से संबंधित चीजें पढ़ रहे हो तो आप एक इंपॉर्टेंट चैनल पे हो। राजू सर के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।